वेलकम। स्वागत है आप सभी का फिर एक नए लेक्चर के अंदर। मैं कामना करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे और अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज का अपना टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोक्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। आज हम आपको सभी को ये बताएंगे कि व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, वो हमारे पास क्लोज सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल के ऊपर मूव करने के लिए यूज की जाती है। तो स्टोक्स थ्योरम आज देखते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है और कहां इसका एप्लीकेशन है। तो स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट जो मैथमेटिकल फॉर्म की है वो कुछ इस तरह से है। ये जो सिंबल मैं लिख रहा हूं ये लाइन इंटीग्रल के लिए यूज किया जाता है। आपको पता है कि आपके पास तीन तरह के इंटीग्रल होते हैं, एक लाइन इंटीग्रल होता है, एक सरफेस इंटीग्रल होता है, एक वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। अब लाइन इंटीग्रल दो तरह से होता है, एक तो सिंपल कोई भी लाइन सेगमेंट के ऊपर इंटीग्रल करना है हमने, जैसे कि आपके पास ये लाइन है ए से बी तक, आपने इंटीग्रेशन करना है, एक तो ये है। एक हमारे पास एक आपके पास ये एक क्लोज लूप हो जाती है, क्लोज एक लाइन है, ये एक्चुअली में दिस इज लाइन बट दिस इज ए क्लोज, एक इसके ऊपर हमने करना है। तो इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए टू बी, एंड कोई फंक्शन हो सकता है, यहाँ वेक्टर फंक्शन भी हो सकता है, कोई स्केलर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वेक्टर की बात कर लेते हैं, ए डॉट डी एल, डी एल इज स्मॉल एलिमेंट, ये रहता है। और अगर इसके ऊपर मैं इंटीग्रेशन करूंगा ए वेक्टर का ही, कुछ इस तरह से लिखूंगा मैं इसको, ए डॉट डी एल, डी एल इज सम एलिमेंट हियर, ये है हमारे पास। तो आपको पता है जब सिंगल इंटीग्रेशन के ऊपर हम सर्कल पुट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर्कल? सर्कल का मीनिंग है क्लोज लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल। आज हम एक वेक्टर फंक्शन लेते हैं, वेक्टर फंक्शन मान लेते हैं b डॉट डी एल, b डॉट डी एल। इसको कैसे पढ़ेंगे? क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन b, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। स्टोक्स थ्योरम ये कहती है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए सम वेक्टर फंक्शन b इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। अब देखो दो इंटीग्रेशन, दो साइन लगाए मैंने इंटीग्रेशन के यहां पर, तो ये सरफेस की बात कर रहा होगा। जैसे कि हमने कहा कि एक लेंथ के लिए होता है, दो आपके पास एरिया के लिए बोलो या फिर सरफेस के लिए बोलो, वो बात सेम रहती है। तो यहां पर कर्ल आएगा, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड फंक्शन, क्योंकि ये एरिया के ऊपर है तो हम क्या करेंगे, ds, ये आपके पास। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म या फिर स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम बोल सकते हैं इसको। अब इसके अंदर देखते हैं क्या कह रहे हैं। द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम इट स्टेट दैट क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन b, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन b इक्वल टू कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड फंक्शन का आपको सरफेस इंटीग्रल लेना होता है। तो ये आपके पास डेफिनेशन है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन b इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड फंक्शन। ये आपके पास स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन हो जाती है। अब ये हमने डेफिनेशन इसकी देख ली, इसकी स्टेटमेंट देख ली, तो अब यहां पर हमें ये पता चलता है कि जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक, जैसे कि हमने
एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो सर्कल का जो आर्क है, जो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसको, ये क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ है। और आपको ये पता है कि जो कि हम इसकी एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में इसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में इसका यूज करते हैं। और आपको ये पता है कि जैसे कि हम जानते हैं इसको कि हमारे पास एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट के दो एंड होते हैं, वन इज नॉर्थ एंड अनदर इज साउथ। ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं पाए जाते, एक साथ पाए जाते हैं दोनों, नॉर्थ एंड साउथ एक साथ मिलेंगे। अगर आप किसी मैग्नेट को ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में, फॉर एग्जांपल इसी को हम ब्रेक कर देते हैं, तो ये आपके पास ये नॉर्थ, आप कितने भी पार्ट करते चले जाएं, ये हमेशा ऑलवेज एक साथ रहते हैं। इसीलिए कहते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। वो आगे बताएंगे कि मैक्सवेल की जो इक्वेशन थी उसमें डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, वो यही स्टेटमेंट देता है कि एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल। या फिर गाज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के ऊपर भी इसी के बारे में बात है। तो अब क्या रहता है, हम यहां पर बात कर रहे थे कि नॉर्थ एंड साउथ एक साथ मिलता है, तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक लाइन होती है ना, वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है। जैसे वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर कर जाएंगी, नॉर्थ से निकली और साउथ में आ जाती हैं, लेकिन अंदर भी वो इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती है। ऐसे इसी तरह से आप बना सकते हैं, जैसे ये ऐसे आई, ऐसे ये आपके पास है, ये इधर से ये क्लोज लूप बनाती है, आपकी ये क्लोज लूप बना रही है। और ड्रॉ कर लीजिए एक दो, इस तरह से। अब आपने देखा कि नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं मैग्नेट में, और एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन निकलती है, साउथ के अंदर एंटर कर जाती हैं, इनसाइड द मैग्नेट हमेशा साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हम एप्लीकेशन देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। अब यहां पर क्या रहता है, अब आपके पास या तो किसी फील्ड का लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन कर लो, क्लोज लाइन, दिस इज ए सर्कल इज ए क्लोज लाइन, इसके अलोंग इसका इंटीग्रेशन कर लो, एक तो ये तरीका है। सेकंड क्या है, उस फंक्शन का कर्ल निकालें। कर्ल मीन्स सर्कुलेशन होता है, कर्ल का मोटे मोटे तौर पर सर्कुलेशन बोलते हैं। कि जैसे कोई हमारे पास चीज है, जैसे ये हमारे पास ऐसे है, जैसे ये है अपने पास, ये कहीं ना कहीं कर्ल को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कर्ल। तो जैसे हम एक एक चीज के ऊपर, जैसे हम इस पाथ के ऊपर इंटीग्रेशन करते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो सोर्स होता है वो अंदर है कर्ल का, और कहीं ना कहीं वो कुछ टाइम के बाद इसकी जो आर्क है सर्कल की, उसको क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। जैसे आपको पता है, आपको सभी को पता है कि एक वायर है हमारे पास, एक वायर में करंट ऐसे मूव कर रहा है, करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है इससे। जिस किसी वायर के अंदर से करंट मूव करेगा तो उसके चारों तरफ हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये कुछ इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है वायर के चारों तरफ। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम इसकी डायरेक्शन भी ऐसे कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट मूव कर रहा है इस वायर के अंदर से, आई करंट मूव कर रहा है, तो ये आपके पास है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बना रहा है, देखो यहां पर देखो, इस वायर के चारों तरफ क्लोज लूप है। और अब मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो नॉन जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए सोलेनोइडल फील्ड होता है आपके पास। तो ये आपके पास है। और अब इसकी एप्लीकेशन देखेंगे हम कि कहां पर इसका यूज करेंगे हम। आप इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि स्टोक्स थ्योरम का कहां यूज करेंगे। तो आपके पास
एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है हमारे पास, एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये आपके पास एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? इसकी स्टेटमेंट ये होती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ की आपके पास डेफिनेशन होती है। उसके बाद अब ये तो हमें पता है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को तो हम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होती है वो क्लोज लूप बनाती है, वो कहीं ना कहीं हम कर्ल ऑफ बी से रिप्लेस कर सकते हैं, कर्ल ऑफ बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लाइन इंटीग्रल निकालने की बजाय हम सरफेस इंटीग्रल निकाल सकते हैं कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड फंक्शन का। इसमें हमें नजर आ रहा है, हम इसको निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं तो एक चीज और यहां पर, अब जो करंट होता है ना, करंट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं करंट डेंसिटी के रूप में। जे हमारे पास क्या होता है? करंट, स्मॉल करंट एलिमेंट या फिर स्मॉल करंट एलिमेंट पासिंग थ्रू सम एरिया ds। तो ये आपके पास होती है। और करंट डेंसिटी हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर आप करंट निकालना चाहें तो करंट को ऐसे निकाल सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट ds। ये हम करंट को ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज ए करंट। और ये आपके पास J इज ए करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया एलिमेंट, करंट डेंसिटी। अब ऐसे क्यों होता है? देखो आपको पता है, ये हमारे पास एक वायर होती है, जैसे ये वायर का मैं क्रॉस सेक्शन बनाया, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन बनाया, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होती है, आई। ये करंट इसकी जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन या फिर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट है, वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलेगा, इससे। तो कितना करंट निकला वो हम जे की फॉर्म में बताते हैं कि करंट डेंसिटी, कि इसको हम जे बोल देंगे और यहां पर बोलेंगे ये अगर एरिया एलिमेंट ए है हमारे पास, ए इज एरिया एलिमेंट, तो इसको आई बाई ए से हम डिनोट कर देंगे। तो करंट डेंसिटी इसलिए यहां पर यूजफुल रहती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ ये बात कह रही है कि देखो ये एक एम्पीरियन लूप है, यहां पर इसको एम्पीरियन लूप बोलते हैं। इसको एम्पीरियन लूप, जैसे इसके ऊपर मटेरियल निकाल रहे हैं तो इसको एम्पीरियन लूप बोलते हैं। कि करंट एलिमेंट जो ये करंट वायर, ये थ्रेड इसको आर पार कर रहा है, इसके अंदर से निकल रहा है। तो अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो बी डॉट डीएल, इस पाथ के अलोंग बी का इंटीग्रेशन निकालेंगे और हम ये कैसे डिफाइन करेंगे? करंट इज सोर्स, करंट यहां पर क्या है? सोर्स का काम कर रहा है, इट्स सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास है। अब हमारे पास स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड जो बी डॉट डीएल है उसको मैं कर्ल ऑफ बी डॉट डीएस से रिप्लेस कर सकता हूं, और आई हमारे पास, आई को मैं लिख सकता हूं सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे का सरफेस इंटीग्रल में रिप्लेस कर सकता हूं। चलो देखते हैं कैसे। यहां पर लिख लेते हैं इसको एज इट इज हम कैसे लिखेंगे? कर्ल ऑफ बी डॉट ds, ये मैंने लिख दिया। और म्यू नॉट तो है, आपको पता है ये कांस्टेंट है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं। म्यू आपके पास क्या है? 4 पाई 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर में बोल देते हैं इसको। तो आई को क्या लिख सकता हूं? सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट ds, ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे? आप इसको रीअरेंज कर लो, और रीअरेंज करके आप इसको ऐसे लिख देते हैं।
कर्ल ऑफ बी माइनस में म्यू नॉट जे वेक्टर इंटू में डीएस, ये एलिमेंट ये हो गया हमारे पास। अब सरफेस इंटीग्रल जीरो है, कहने का मतलब सरफेस इंटीग्रल जीरो, इसका मतलब क्या है कि जो ये है ना, ये जो हमने लिखा ये जीरो है, इसी का तो सरफेस इंटीग्रल जीरो हो रहा है, तो ये जीरो है फॉर एनी आर्बिट्रेरी सरफेस, किसी भी आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए, ये तो कोई स्मॉल एलिमेंट हो जाता है सरफेस का किसी के लिए भी, तो ये हमारे पास जीरो है। कर्ल ऑफ बी माइनस में म्यू नॉट ये आ गया हमारे पास, एंड कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। दिस इज डिफरेंशियल, ये तो इंटीग्रल फॉर्म है, ये दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ की इंटीग्रल फॉर्म बोलते हैं इसको, इंटीग्रल। इंटीग्रल फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे यहां पर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ इंटीग्रल निकाल रखा है, इसको इंटीग्रल फॉर्म बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बच्चे डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं इसको, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना हमारे पास, इसीलिए इसको डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। ओके फाइन। मैक्सवेल इसी इक्वेशन के अंदर मॉडिफिकेशन करता है, मैक्सवेल इसी इक्वेशन के अंदर मॉडिफिकेशन करता है, और उसको बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर, मैक्सवेल मॉडिफिकेशन, मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन बोलते हैं इसको। और जैसे हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज किया था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ऐसे ही हमने स्टोक्स थ्योरम को यूज कर लिया एम्पियर सर्कुलर लॉ के अंदर। एक और डाइवर्जेंस हम कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके अंदर ही यहां पर हम देख लेते हैं कि डाइवर्जेंस हम कैसे निकालते हैं। आप इसको एज ए न्यूमेरिकल देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी को डिटरमिनेंट मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। आप यहां पर डेल ऑपरेटर कर ली वाई कर ली एक्स कर ली वाई कर ली वाई कर ली वाई कर ली जेड, ये तो आपके पास ये रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड के तीन कंपोनेंट हैं, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसको आप एज ए डिटरमिनेंट जैसे हम सोल्व करते हैं, जैसे एक्सपेंड करते हैं आई के विद रिस्पेक्ट टू, जे के विद रिस्पेक्ट टू, के विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे ही आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे आई के विद रिस्पेक्ट टू किया तो इसको इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो यहां पर कर देंगे करली बी जेड बाई करली वाई। और ये जो डाउन से ऐसे जाते हैं डायगोनली अपवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है, करली बाई करली जेड बी वाई। इसी तरह से जब ये सेकंड वाला आ जाता है इसमें नेगेटिव साइन आ जाता है। नेगेटिव साइन क्यों आ जाता है? देखो यहां पर इसको तो 1 1 बोलते हैं, इसको 1 2 बोलते हैं, तो ये एक्चुअली में -1 का पावर 1 प्लस में 2 होता है, और -1 की पावर और -1 ही होता है। यहां पर देखो ये 1 1 होता है, तो 1 प्लस में 1 -1 की पावर 2 ये 1 हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर ये जो सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करते हैं तब यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है, माइनस जे ये आपके पास है। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो करली एक्स बी जेड माइनस में इधर से करली वाई करली जेड बी एक्स का, और फिर के की विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड कर लेते हैं, के कॉलम विद रिस्पेक्ट टू ऐसे ऐसे करली वाई करली एक्स बी वाई माइनस में करली वाई बी एक्स। ये आपने देख लिया, ऐसे ही सोल्व करते हैं इसको। अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो वो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे ही डिटरमिनेंट का यूज करते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टोक्स थ्योरम की मैथमेटिकल फॉर्म समझ में आई होगी, और साथ में इसकी एप्लीकेशन भी हमने देख ली कि एम्पियर सर्कुलर लॉ जो इंटीग्रल फॉर्म होता है तो हम इसको कैसे डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आपने देखा कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम को कहीं ना कहीं हम किसी भी इंटीग्रल फॉर्म को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद आप सभी का।